Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 30th August 2025. 30 अगस्त 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक जरूर करें प्लीज। अगर आप 10 लोग देख रहे हैं तो 10 लोग लाइक करें, 100 लोग देख रहे हैं 100 लोग लाइक करें, 50 लोग नहीं ठीक है कम की तरफ जाए, 200 लोग देख रहे हैं 200 लोग लाइक करें। प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड, लाइक जरूर करें। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम सवालों के साथ जो कि प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं आज, है ना। तो लेट्स सी वन बाय वन। पहला सवाल NIIF यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रिलेटेड है। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज ए कॉर्पस ऑफ 4 लाख करोड़ एट प्रेजेंट। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप करना चाहें तो। इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दी अबव। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। पहले कि नीति आयोग का ऑर्गन नहीं है, इट्स आई थिंक सॉवरेन कॉर्पस फंड, एंड ये 4 लाख करोड़ तो बहुत ज्यादा है ना, इतना नहीं है, 4000 करोड़ के आसपास हो, 40,000 करोड़ होगा ज्यादा ज्यादा, या 4000 करोड़ होगा। तो ये इट इज नॉट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रीन वॉशिंग? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। ग्रीन वॉशिंग, मून लाइटिंग, गैस लाइटिंग, ये टर्म्स जरूर याद रखना है। बहुत फेमस टर्म्स है और बहुत ही फेवरेट टर्म्स हैं यूपीएससी के। तो ये अगर आप क्वेश्चन देखें, ग्रीन वॉशिंग, 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, पढ़ लीजिए, पॉज करके आंसर भी कर दीजिए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस मैं आपको बताता हूँ, आंसर है ए, कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड आर इन्वायरमेंटली साउंड। जब आप एक झूठ का इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली हैं, आपके प्रोडक्ट्स एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, जबकि वो ना हो उस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं कि ये ग्रीन वॉशिंग कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एलिफेंट्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कैल्विंग एट द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। एंड फोर्थ कह रहा है अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। तो कुछ चौथा तो गलत ही है क्योंकि कर्नाटका में है, और पहला सही है, तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज 1 and 2। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन एज वेल। आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। मूव करते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पार्ट में और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स आज आए हैं। सबसे पहली न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो फ्रंट पेज की, जीडीपी ग्रोथ क्विकन्स टू 5 क्वार्टर हाई ऑफ 7.8%। तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखो जब मैं स्टार्ट किया था तो जीडीपी का अलग कैलकुलेशन मेथडोलॉजी था और बाद में जीडीपी कैलकुलेट करने की अलग मेथडोलॉजी आ गई। लेकिन वही है कि अभी भी यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो जो उसका बेस जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो जीडीपी कैलकुलेशन का मेथड है कंजम्पशन मेथड है ना, या फिर सपोज करो इन्वेस्टमेंट मेथड है, C+I+G+X वाला करके जो मेथड है, तो वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी में। अगर आपको कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में, अगर आपको वीडियो चाहिए इसके ऊपर अलग से तो मेरे को बताइएगा, मैं बना के दे दूंगा, ठीक है ना। दूसरी चीज जीडीपी क्या होती है ये आप सबको पता होना चाहिए कि जीडीपी हमारे जो बाउंड्रीज हैं, लाइक नेशनल बाउंड्रीज हैं, हमारे जो बॉर्डर्स हैं, उनके अंदर इंडिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके फाइनल वैल्यू है ना, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस इनसाइड द कंट्री, ठीक है ना। तो वो हम आप किस में कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं हम अपने। केवल अब ये मैटर नहीं करता कि उसको फॉरेनर प्रोड्यूस कर रहा है कि उसको इंडियन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमारे बॉर्डर्स के अंदर प्रोड्यूस होना चाहिए। फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स है ना, फाइनल वैल्यू है ना, इसके इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं हम लेते हैं ताकि डबल काउंटिंग से हम बच सकें। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 5 क्वार्टर में हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ हमने अचीव की अभी 7.8% की, और इसका रीजन जो है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में हमको ग्रोथ मिली है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हमको ग्रोथ मिली है, एंड सर्विसेज सेक्टर जो है इन तीनों ने प्रोपेल की है। तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज सेक्टर्स, इन्होंने प्रोपेल की है ग्रोथ, तो दैट इज समथिंग गुड। पिछले 5 क्वार्टर्स की अगर मैं पढ़ूं तो 6.4%, पिछले 5 क्वार्टर्स की पढ़ूं तो 6.5%, 5.6%, 6.4%, 7.4% और अब 7.8। तो पिछले 5 क्वार्टर्स की सबसे ज्यादा ग्रोथ इस बार देखने को मिली है, क्योंकि जब छठवां क्वार्टर आप पढ़ोगे तो 8.4 है, मार्च 2024 है ना, तो उस समय हमारी ज्यादा थी, लेकिन पिछले 5 क्वार्टर्स की हाईएस्ट ग्रोथ हमने अभी अचीव किया। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। हालांकि रुपया क्रैश करता जा रहा है, ऑल टाइम लो पर है अभी भी। इसका ऑल टाइम लो पे होने का रीजन अभी जो और नीचे हो गया है, उसका रीजन जो यूएस ने टैरिफ लगाए हैं
हालांकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जब वो पावर में नहीं थी तब ये रुपया 65-64 रुपये चलता था, तो भी वो कहते थे कि रुपया गिरता जा रहा है, इकॉनमी खड्डे में जा रही है। और आज 88-89 रुपये चला गया है तो भी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो दिस इज समथिंग वी नीड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम आवर सेल्स, है ना। तो दैट इज वन थिंग। अगला जो टॉपिक है वो है, प्राइम मिनिस्टर ने कसम खाई है कि इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वीक्स आफ्टर ट्रम्प्स डेड स्वाइप। अब नॉर्मल सी बात है कि डेड स्वाइप वाला क्या मैटर था, मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया और रशिया दोनों की इकोनॉमी के लिए कहा था कि दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी डेड है, वो एक साथ खड्डे में जा सकती हैं, चली जाएं, है ना, भगवान की बला से। तो ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया और रशिया की इकोनॉमी के लिए कहा था। तो नाउ प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम भैया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बना देंगे। अब देखो, थर्ड लार्जेस्ट हम बन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतने बड़ा कंट्री है तो ऑब्वियस सी बात है आपका होना ही चाहिए था जीडीपी जापान से ज़्यादा। लेकिन अभी जापान थर्ड नंबर पे चल रहा है, यूएस चाइना फर्स्ट सेकंड पे चल रहे हैं, इंडिया फिर फोर्थ पे चल रही है ना। तो इंडिया ने कहा है कि भैया अब हम थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे। मेजर बात है कि भाई पर कैपिटा आपका कितना आता है ना, पर कैपिटा हमारा बहुत कम आता है, जापान का हमसे बहुत ज़्यादा आता है। तो रियलिटी चेक हमेशा रखना है, ये खुश नहीं हो जाना कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं भैया, हमारे पास पर कैपिटा में बहुत कम पैसा है, जापान का 1/10 हो जाएगा हमारी तुरंत, है ना। तो ठीक है, वो भी आप बढ़ाने की कोशिश करो, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर करो ताकि लोगों के पास भी पैसा आए, लोगों को भी पता चले कि हाँ भाई वो बढ़ा है। अब मैं थोड़ा सा आपको जापान और इंडिया के इनिशिएटिव्स के बारे में बताता हूँ। जापान से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है। और अभी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इंडिया इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन एज पर जापान। जापान का जो JBIC यानी कि जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उसका कहना है कि इंडिया बहुत ही प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। इसके अलावा जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेट्रो जिसको बोलते हैं, इट हैज सेड दैट 80% ऑफ कंपनीज वांट टू एक्सपैंड इन इंडिया, है ना। तो जापान से काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं इंडिया के लिए। एंड इसके अलावा और बता दो कि इंडिया और जापान और किस फील्ड में साथ आ रहे हैं, तो AI इनिशिएटिव में भी साथ आ रहे हैं। हाई स्पीड रेलवे, जो शिनकानसेन रेलवे है जापान का, वो तो आपको पता ही होगा, हाई स्पीड रेल के प्रोजेक्ट्स में इंडिया और जापान साथ में है ना। इसके अलावा नाउ द न्यू सेक्टर्स आर AI, जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसमें भी दोनों साथ हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, क्रिटिकल मिनरल्स एंड न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो ये भी एक सेक्टर याद रखिएगा। इसके अलावा एक एक्शन प्लान अडॉप्ट किया गया है प्राइम मिनिस्टर और जापान के द्वारा, जिसमें 5 लाख लोगों का इंडिया और जापान से, मतलब इंडिया से जापान की तरफ मूवमेंट होगा इन द नेक्स्ट 5 years पीपल टू पीपल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है ना। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच यू कैन रिमेंबर। थोड़ा सा मैं आपको जैसे जापान के बारे में आपको पता होगा कि जापान की जो ओवरऑल आइलैंड्स हैं, लगभग 14,000 से ज़्यादा आइलैंड हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे होक्काइडो, है ना, होक्काइडो हो गया, होन्शू हो गया, होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू एंड क्यूशू, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू। एक नॉर्थ टू साउथ का आप मेरे को बना के बताइए, नॉर्थ टू साउथ में कौन कौन सा मेजर है। मैप खोलिए, आपके छोटा सा काम, आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, ओपन द मैप ऑफ जापान। अब आप जब पढ़ेंगे ना तो होक्काइडो, होन्शू, क्यूशू, शिकोकू, इस तरीके से आपको 3-4 नाम, 5 नाम मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो 5 नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से आइलैंड्स हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, टॉप से बॉटम की तरफ आइए और इसके बाद बताइए, ठीक है ना। बाकी आपको जापान के बारे में सब पता ही है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब वाली कंट्री है जिसके ऊपर 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे, हाँ, हिरोशिमा एंड नागासाकी में। और इसकी जो मतलब इकॉनमी है अभी वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी का जो टैग है वो जापान के पास ही है। जापान अपनी पर्सनल मिलिट्री केवल अपनी सेफ्टी के लिए मेंटेन करता है, अदरवाइज वॉर में जाने के लिए बिल्कुल नहीं मेंटेन करता, अगेंस्ट है उस चीज़ के। तो ये सारी चीज़ें बाकी आप याद रख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, किंग वहाँ पे भी सेरेमोनियल हेड है अभी भी। जब आप जाएंगे जापान में तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, डेमोक्रेसी है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक सिंबॉलिक किंग भी है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यहाँ पे आर्मी और ITBP ने एक ड्रिल की है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, आर्मी, इंडियन आर्मी के जो स्पेयर कॉप्स हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, दे अंडरटुक 4 days ऑफ फायर पावर ड्रिल्स अंडर सिमुलेटेड बैटलफील्ड कंडीशंस। और ये अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने किया है। इसका नाम था अचूक प्रहार, एक्सरसाइज अचूक
प्रहार, आप लिख लीजिए नाम, एक्सरसाइज अचूक प्रहार, आईटीबीपी और इंडियन आर्मी ने किया है एक्सरसाइज अचूक प्रहार। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज़ है पिटिशंस रिसीव्ड अंडर तमिलनाडुज उंगालुदन स्टैलिन प्रोग्राम फाउंड फ्लोटिंग इन वैगई रिवर। अब क्या मिल रहा है तैरता हुआ वैगई में, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वैगई रिवर के बारे में आपको बता देता हूँ। वैगई रिवर के बारे में, इसका ओरिजिन जो है वो वारुसनाडु हिल्स आर इन द वेस्टर्न घाट्स, थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, वारुसनाडु हिल से वैगई रिवर का। डायरेक्शन इसकी फ्लो होती है ईस्टवर्ड थ्रू तमिलनाडु। कॉन्फ्लुएंस इट एम्प्टीज इनटू द पाक स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल नियर रामनाथपुरम। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं सुरुली रिवर, वाराह रिवर, कृधुमाल रिवर। सुरुली रिवर, वाराह रिवर, कृधुमाल रिवर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। मंजलार रिवर और सांभर रिवर जो हैं दे आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना। एंड की सिटीज़ जो वैगई पे है, सबसे फेमस तो मदुरई है, ठीक है ना। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल जहाँ पर है तो वो यहाँ पे पाया जाता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, कुछ आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं। आइस एज एरा ड्रैगन फ्लाई रीडिस्कवर्ड। तो आइस एज की जो प्लीस्टोसीन एरा है, वहाँ की एक ड्रैगन फ्लाई रीडिस्कवर की है। इसका मैं आपको बताता हूँ साइंटिफिक नेम क्या है। जीनस है क्रोकोथेमिस, याद रखिएगा, क्रोकोथेमिस इसका जीनस है। और इस जीनस की दो स्पीशीज है इंडिया में, एक है सी सर्विलिया जो कि थोड़ा कॉमन टाइप की है, और सी एरिथ्रिया ये जो है अभी जो हमको मिली है वो सी एरिथ्रिया है, क्रोकोथर्मिस एरिथ्रिया, ठीक है ना। इट इज़ द इल्यूसिव ड्रैगन फ्लाई स्पीशीज जो कि हाई एलिवेशन रीजन्स में वैसे मतलब वैसे तो ये यूरोप और यहाँ की स्पीशीज है, लेकिन इंडिया में भी पाई जा रही है, ठीक है ना। एंड इट्स द, पहले इसको माना जाता था कि नॉर्मली इसको कई लोग मिस कर देते थे, सी सर्विलिया यानी क्रोकोथर्मिस सर्विलिया मान लेते थे, बट दिस इज सी एरिथ्रिया। तो ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, समझ में आ गया होगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया सेंटर को ओवर प्ली टू मेक राम सेतु अ मॉन्यूमेंट। राम सेतु को एक मॉन्यूमेंट बनाने के लिए प्ली दी थी सुब्रमण्यम स्वामी में, उसके रिगार्डिंग। राम सेतु का नाम दूसरा एडम्स ब्रिज भी है, ये भी याद रखा। देखो लिखा हुआ है राम सेतु इज ऑल्सो नोन एज एडम्स ब्रिज, पर एडम्स ब्रिज क्यों बोल रहे हो जब राम सेतु है वो, तो है ना। तो ये भी एक काफ़ी गूढ़ बात लग रही है कि भाई जब राम सेतु ये तो उसको ऑल्सो नोन एज एडम्स ब्रिज, वाई इज इट नोन एज एडम्स ब्रिज, ठीक है ना। तो इट्स बेसिकली चेन ऑफ लाइमस्टोन शोल्स। तो लाइमस्टोन शोल हैं बेसिकली ये बिटवीन रामेश्वरम एंड मन्नार, ठीक है ना। याद रखेगा रामेश्वरम से मन्नार के बीच में। एंड ये बिल्कुल जाते कहाँ तक है, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका तक, ठीक है ना। तो एडम्स ब्रिज या राम सेतु, ठीक है, देखते हैं अब क्या है, कुछ भूलेंगे तो फिर हो जाएगा। आगे मूव करते देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी। नेवी रीअफर्म्स कमिटमेंट टू सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन। ये एक्चुअली इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम चल रहा है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में आपको बता दूं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट 2008 में हुआ था एंड इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तो पहला जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था 2008 में। इंडिया का विजन है बेसिकली कि बिल्ड फोरम फॉर नेवीज ऑफ द इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स। तो इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स के लिए बेसिकली है टू फोस्टर कोऑपरेशन एंड कलेक्टिव रिस्पांस फॉर मैरीटाइम चैलेंजेस। मतलब कि एक तो कलेक्टिव रिस्पांस मिल सके और मैरीटाइम जो भी चैलेंजेस उनको एक साथ एकजुट होकर जो इंडियन ओशन के लिटोरल स्टेट्स हैं, लिटोरल स्टेट्स मतलब कि जो कंट्रीज वहाँ पर हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं 24 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें जो कि इंडियन ओशन को बॉर्डर करते हैं, और वो 4 रीजन्स में डिवाइडेड है। एक है साउथ एशियन लिटोरल जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका आएगा। वेस्ट एशियन लिटोरल जिसमें ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया आएगा। ईस्ट अफ्रीकन लिटोरल जिसमें केन्या, तंजानिया, साउथ अफ्रीका आएगा। एंड साउथ ईस्ट एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन लिटोरल जिसमें इंडोनेशियन, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है ना। 8 इसके ऑब्जर्वर हैं जिसमें चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, यूएसए, रशिया, ये ऑब्जर्वर्स में आते हैं, ठीक है ना। तो 8 ऑब्जर्वर्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, समझ में आ गया होगा आपको इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में। विमेन बायोटेक साइंटिस्ट अवेट्स फंड्स फॉर रिसर्च। अब यहाँ पे बात चल रही है डीबीटी यानी कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है जिसने विमेन साइंटिस्ट को इनकरेज करने के लिए एक स्कीम स्टार्ट की थी और इसके अंतर्गत 75 महिलाओं को सेलेक्ट किया था। ये बता दूं आपको कि डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। एंड ये बायो केयर प्रोग्राम चला रहे थे। बायो केयर प्रोग्राम
2011 से चला रहे थे। नाम था इसका बायो केयर प्रोग्राम एंड वॉज मेंट फॉर द कैरियर डेवलपमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयड वुमेन साइंटिस्ट। जो अनएम्प्लॉयड वुमेन साइंटिस्ट हैं उनके लिए था ये बेसिकली कि वो रिसर्च कर सकें, और रिसर्च के दौरान उनको सैलरी भी लगभग 75,000 की सैलरी भी पर मंथ इनको प्रदान की जाती है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अपन देखते हैं इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत 60 लाख की ग्रांट दी जाती है 3 साल के लिए, और एक सैलरी कंपोनेंट होता है 75,000 पर मंथ का। लेकिन जो इस बायो केयर प्रोग्राम में सिलेक्टेड 75 महिलाएं हैं इस साल की, उनको कहीं को कोई पैसा नहीं दिया गया है। तो उन्होंने कहा है कि भाई क्या क्या चाहते हो, क्या मजाक है ये, है ना, सिर्फ पेपरबाजी हो रही है, बाकी काम कुछ नहीं हो रहा है ऑन ग्राउंड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। पहला एडिटोरियल, इन एन अनस्टेबल वर्ल्ड द एनर्जी सोवरेनिटी इज द न्यू ऑयल। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बात चल रही है एनर्जी सोवरेनिटी की। तो बात चलेगी कि भैया जो इंडिया का डिपेंडेंस है ऑन एनर्जी इंपोर्ट, आप सबको पता है कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। पहले हालांकि हमारे पास बहुत सारे पार्टनर्स थे, अब हमने रशिया को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। रशिया से भी हम काफ़ी क्रूड ऑयल ले रहे हैं क्योंकि सस्ता दे रहा है हमको। ठीक है ना, तो इंडिया इंपोर्ट 85% ऑफ द क्रूड ऑयल इट रिक्वायर्स। 85% क्रूड ऑयल हम इसमें इंपोर्ट करते हैं। नेचुरल गैस भी हम इंपोर्ट करते हैं, लगभग 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए उतना बड़ा रिस्क रहेगा, क्योंकि ये दिखाता है कि आपकी ऑयल डिपेंडेंसी या क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, इससे दो चीज़ें हैं। एक तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो कल को कोई एक्सट्रीम कंडीशन आती है तो हमको क्रंच फेस करना पड़ सकता है। दूसरा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स यानी कि जो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और इसी कारण से फिर ट्रेड डेफिसिट ये सब क्रिएट होता है। जब ट्रेड डेफिसिट क्रिएट होता है फिर हमारा रुपया गिरने लगता है। ऑथर ने ये कहा है कि इस क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में एक्चुअली 2024-25 में हमने रशिया पे काफ़ी रिलायंस दिखाया है। 40% क्रूड ऑयल हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं नाउ, सो इट इज़ हैवी रिलायंस ऑन रशिया नाउ। ऑथर ने वही कहा कि ओवर कंसंट्रेशन होगा तो वल्नरेबिलिटी होगी, जियोपॉलिटिकल शॉक्स हमको मिल सकते हैं। ऑथर ने यह भी कहा है कि अगर हम देखें, बहुत सारे लेसन्स हैं जो वर्ल्ड के, हमको 4-5 ऐसे इवेंट्स हैं जो हमको लेसन्स देते हैं। 1973 का अरब ऑयल एम्बार्गो जो है, जिसने क्रूड ऑयल की प्राइजेस को 4 गुना बढ़ा दिया था, तो उसने एक्सपोज किया था कि ओवर डिपेंडेंस अगर अपन, जैसे उस समय अरब नेशंस पे था, तो उन्होंने जब एम्बार्गो लगाया तो उससे प्राइजेस बढ़ गए, तो वो दिखाता है। दूसरा, 2011 का फुकुशिमा डिजास्टर जो है वो न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन को दिखाता है ना, कि भैया अब न्यूक्लियर के ऊपर भी बहुत भरोसा नहीं कर सकते। जैसे 2021 का टेक्सास फ्रीज जो है, जो इसमें पाइपलाइन अटक गई, वो हो गई, बंद हो गई एक तरीके से। तो जब बंद हो गई तो दिखाया कि भाई अगर वेदर भी अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कर दे, फ्रीज कर दे, तो उससे भी कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि गैस, आप नेचुरल गैस ट्रांसफर कहाँ से करेंगे जब पाइपलाइन ही बंद हो जाएगी। तो 2022 का फिर यूक्रेन रशिया वॉर है, जिसमें यूरोप में गैस क्राइसिस शुरू हुई, और 2025 का आइबेरियन ब्लैकआउट स्पेन एंड पोर्चुगल के लिए था। रिन्यूएबल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस दिखा दी, वहीं ऑब्वियसली वहाँ पता चला कि ब्लैकआउट हो गया 2025 में, या आइबेरियन ब्लैकआउट स्पेन एंड पोर्चुगल में। तो ऑथर ने वही कहा कि इससे एक रियलिटी चेक हमको ये मिलता है कि वी नीड टू, पहले तो एक बैलेंस होना चाहिए, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें बैलेंस होना चाहिए। इसके अलावा एक्सेसिव डिपेंडेंसी जो है हमारी, वो हमको कम करनी चाहिए किसी एक कंट्री के ऊपर, किसी भी एक कंट्री के ऊपर हमको एक्सेसिव डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करनी चाहिए। ऑथर ने यहाँ पे प्रपोज किया है एनर्जी सॉवरेनिटी डॉक्ट्रिन। एनर्जी सॉवरेनिटी डॉक्ट्रिन मतलब कि एनर्जी में अगर आप सॉवरेन बन गए ना, तो फिर आप समझ लो आगे निकल गए। तो इसमें ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि कोल गैसिफिकेशन और कार्बन कैप्चर का सजेशन दिया है कि भैया आप प्रोड्यूस करें सिन गैस, मिथेनॉल, हाइड्रोजन, फर्टिलाइजर्स, और फिर उसको इनोवेटिव तरीके से यूज़ करें। दूसरा ऑथर ने जैसे वही कहा है बायोफ्यूल, बायोगैस, इन सब का यूज़ करें। लिंक करो रूरल एम्पावरमेंट को, सिक्योरिटी को। E20 टारगेट जो है, मतलब कि आपका ब्लेंडिंग होती है, इथेनॉल ब्लेंडिंग, है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि आप अपनी खुद सिन गैस और ये सब प्रोड्यूस करो ना, इसका यूज़ करो। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन में टेक्नोलॉजी सॉवरेंटी आप ले आओ, ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी सॉवरेंटी ले आओ, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन सजेस्टेड। थोरियम वाला उन्होंने कहा कि भैया रोड मैप को उसको पुश करो थोड़ा, है ना। तो एक बैलेंस बनाकर रखो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी मिक्स एक अच्छा प्रॉपर रखो। इसके अलावा अपने आप को सॉवरेन करने का कोशिश करो। सिर्फ टेक्नोलॉजी मत इंपोर्ट करते जाओ, सॉवरेन हाइड्रोजन, सॉवरेन ग्रीन हाइड्रोजन, ये सारे अलग अलग उसमें आप सॉवरेनिटी ले आइए, ठीक है ना। एंड शिफ्ट करिए फ्रॉम
ऑयल टू सम अदर, है ना, डाइवर्सिफिकेशन करिए, कंट्रीज को भी डाइवर्सिफाई करिए और फ्यूल में भी डाइवर्सिफिकेशन ले आइए। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा आर्टिकल था, समझ में आ गया होगा। दूसरे एडिटोरियल पे आते हैं, डिटॉक्सिफाइंग इंडियाज एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम। तो ऑथर ने यहाँ पे बताया कि भैया कितना ज़्यादा हमारा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम है वो कितना ज़्यादा वो है, मतलब कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर है। ऑथर ने कहा है कि जो ओवर कंपटीशन की प्रॉब्लम है, ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रॉब्लम है इंडिया में। इसके कारण होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कारण लोग कोचिंग जाते हैं, 6 से 7 लाख रुपए करते हैं, फिर अगर सिलेक्शन नहीं होता तो उसमें स्ट्रेस सुसाइड भी होते हैं। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि भैया जो प्रिविलेज्ड क्लासेस हैं वो तो कोचिंग कर लेंगे, लेकिन जो लोग जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे। और इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि प्रिविलेज ज़्यादा मैटर कर रही है रादर देन देयर अदर थिंग्स, है ना। एंड मेरिटोक्रेसी का भी ऑथर ने कहा कि भैया मेरिटोक्रेसी भी कहीं ना कहीं इससे कम हो रही है ना, बढ़ नहीं रही है इस कॉम्पिटिटिवनेस से, इस एग्जामिनेशन पैटर्न से, इस एजुकेशन सिस्टम से। आप डम चिल्ड्रन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, रट्टू, और वही है कि आप एक तरीके से क्रैमर्स को आगे बढ़ा रहे हो, रटने वालों को, और जो पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑथर ने सजेशन दिया नीदरलैंड का, जैसे वहाँ पे लॉटरी बेस्ड सिस्टम है कि एक मिनिमम एलिजिबिलिटी डिसाइड कर दी, उसके बाद जैसे जितने लोग आए उसमें लॉटरी सिस्टम कर दिया, तो उसके बाद सबको बराबर चांस है। अब वहाँ पे फिर रिच पुअर का गैप नहीं रह जाएगा, है ना। लॉटरी सिस्टम देखो, एक आपने मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बना लिया, है ना। अब लगभग आपको लग गया कि यार ये सारे बच्चे लगभग अब बराबर ही हैं, मेंटली दिमाग से सब बराबर है, लेकिन हो सकता है वो फिनेंशियली इतने लेवल पे ना रहें, तो वहाँ पे फिर लॉटरी कर दिया जाता है। तो एक एलिजिबिलिटी कम लॉटरी सिस्टम आपको लाना चाहिए। तो ऑथर ने वो भी सजेस्ट किया कि लॉटरी प्लस एलिजिबिलिटी दोनों ही का फंडा आपको भी करना चाहिए। IITs में आप रूरल स्टूडेंट्स के लिए 50% रिजर्वेशन करो, ये भी ऑथर ने सजेशन दिया है। फ्री ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, लेक्चर्स प्रोवाइड करें, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। फाइनेंशियल बैरियर्स को कम करें, डिजिटल बैरियर्स को कम करें, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा है, अच्छा आर्टिकल था। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यहाँ पे हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें ये भी देख लेते हैं आगे करने लायक है। रिलायंस ने कहा कि वो एक AI सब्सिडियरी स्टार्ट करेगा। ठीक है यार, करने तो देखते हैं क्या है। सो दैट विल बी इट। एक टर्म है FDI, आप सबको पता होगा, हालांकि मैं फिर भी बताता हूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे देखो क्या होता है, कई बार कोई कंपनी, जैसे नाइकी है, मान लो नाइकी इंडिया की कोई कंपनी ब्रांड है, मान लो शिव नरेश, सपोज करो शिव नरेश इज एन इंडियन ब्रांड, है ना। जब आप मतलब सर्च कर लेना, है ऐसा, है ना। तो शिव नरेश एक इंडियन ब्रांड है सपोज करो, और नाइकी को इन्वेस्ट करना है कि भाई नाइकी अपने ट्रैक सूट्स और ये सब जो है जिससे बनाती है वो शिव नरेश को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। तो अगर मान लो शिव नरेश के 10% स्टॉक्स में नाइकी आ जाता है, कम से कम मिनिमम 10% स्टॉक्स में, है ना, और इसके अलावा अपने साथ टेक्नोलॉजी और ये सब लेकर के आता है, तो उसको हम FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर 10% से कम है तो हम FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलेंगे उसको, ठीक है ना, कि वो कभी भी अपना पैसा लेके निकल सकता है। टेक्नोलॉजी नहीं ला रहा है, 10% से कम कर रहा है, तो FII हो गया। और अगर आ रहा है अच्छे से, 10% से ज़्यादा उसके शेयर होल्डिंग कर रहा है और टेक्नोलॉजी भी लेकर के आए, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा लगा होगा आपको एनालिसिस। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।